हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन आप सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ पॉइंट आपके सामने आएंगे जो कि आपकी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है वो है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो चार ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, व्यापार चक्र का अध्ययन आप किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय का अध्ययन आप किसके अंतर्गत करते हैं? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। बेरोजगारी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इसका भी अध्ययन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो एकमात्र विकल्प ऐसा बचता है जिसका कि अध्ययन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं करते हैं, यानी कि इसका अध्ययन आप करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? व्यक्ति की बात की जाती है, फर्म की बात की जाती है, किसी एक वस्तु के कीमत निर्धारण की बात की जाती है। वही जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो यहाँ पे समग्र स्तर की बात की जाती है। जैसे किसी एक व्यक्ति के रोजगार की बात करेंगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, लेकिन एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर की बात करेंगे तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। वहीं पूरे राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के आय की बात करेंगे तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से अब आप अंतर समझ सकते हैं, और अगर इस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो ध्यान दे के सोच समझ के अपना जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न बहुत ही आसान था और इसको आप सभी ने सही जवाब दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में जो दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, यह प्रश्न ऐसा है, देखिए कठिन तो नहीं है लेकिन ऐसे प्रश्न आप सभी को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के अभी जस्ट आगे मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट दिखाऊंगा। उन पॉइंट्स को अगर आप समझ करके याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में आएंगे तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न क्या कह रहा है कि जीएनपी को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एनएनपी में प्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे, एनएनपी में निर्यात को जोड़ देंगे, एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और एनएनपी में मूल्यह्रास को जोड़ देंगे। ठीक, अब अगर आप ध्यान से याद करें तो जैसे कि आपको अगर एनएनपी निकालना होता है तो एनएनपी में से आपको क्या करना होता है? जीएनपी में से आप जो है हॉस को घटा देते हैं। तो अगर इस तरीके से यहाँ से देखेंगे, अगर आपसे जीएनपी को पूछ रहा है तो ये जो हॉस इधर निगेटिव में था इधर आकर के पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है मूल्यह्रास। ठीक, यानी कि एनएनपी के साथ आप मूल्यह्रास को जोड़ करके जीएनपी को प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अब आपको मैं आगे ढेर सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा। उन पॉइंट्स के आधार पे आपको और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब समझिए चीज़ों को। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वहाँ के निवासी होते हैं यानी कि रहने वाले लोग होते हैं, इनके द्वारा एक वर्ष के भीतर, ठीक ध्यान से सुनेंगे, निवासियों के द्वारा यानी कि अर्थव्यवस्था में जो भी देश के निवासी हैं इनके द्वारा एक वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसका जो पूरा योग होगा उसे बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसे क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अगर इसको आपको ज्ञात करना है तो इसे कैसे निकालेंगे? इसको अगर दूसरे तरीके से निकालना है तो एनएनपी में मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो आपको जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से इस फार्मूले को हम लोग देखते हैं वो देखते हैं एनएनपी निकालते टाइम, क्योंकि पहले हम लोग जीएनपी को ज्ञात करते हैं
उसके बाद हम लोग एनएनपी को ज्ञात करते हैं। तो जब एनएनपी को ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं कि जीएनपी में से मूल्यह्रास को हम लोग निकाल देते हैं। मूल्यह्रास को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो ये बात अभी मैंने पहले भी आपको बताई, तो ये प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको समझनी है, ध्यान देनी है, जिसमें कि पहली बात है जीएनपी से संबंधित दो धारणाएं प्रचलित हैं। कितनी धारणाएं प्रचलित हैं? दो धारणाएं। उसमें पहली धारणा क्या कहती है? पहली धारणा कहती है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर जीएनपी। पहली धारणा क्या बोल रही? बाजार मूल्य पर जीएनपी। तो बाजार कीमत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। किसी वर्ष के दौरान, ठीक, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, किसी वर्ष के दौरान वहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं या जो उत्पादक इकाइयाँ हैं, इन सभी के द्वारा आर्थिक या घरेलू सीमा के भीतर तथा बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन का योग क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। ठीक, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा मार्केट प्राइस पे। वहीं अगर यही पूरी गणना हम लोग साधन लागत पे करें, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे करें, तो इसे बोला जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि साधन लागत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से होता है जिसका मूल्य साधन लागत पर उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पे ज्ञात किया जाएगा। यह हो गया। अब कुछ फार्मूले आपको ध्यान में रखने, जैसे कि आपको ज्ञात करना हो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका तरीका ये है कि इसमें से, यानी कि देखिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना होगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पे जीएनपी निकाल लीजिएगा और उसमें से परोक्ष कर और सब्सिडी दोनों को जोड़ करके जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से घटा दीजिए। फिर आपको क्या मिल जाएगा? जीएनपी एट फैक्टर प्राइस। इसी प्रकार से सेम काम आपको करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए। उसमें भी क्या करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक, और उसमें से निकाल देंगे क्या क्या? परोक्ष कर और सब्सिडी को निकाल देंगे। ठीक, अब आगे क्या करना है? अब जितने फार्मूले आप सभी के सामने आ रहे हैं, जितने फार्मूले आप सभी के सामने आ रहे हैं, ये सारे फार्मूले आप जो है याद कर लीजिए। ठीक, इन फार्मूले से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है ना। अब आगे चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? अभी तक इसका सही जवाब जो है वो है सी वाला, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब आजकल जो ये काम कर रहा है राष्ट्रीय आय के आकलन का, वो कर रहा है एनएसओ। एनएसओ का जो गठन किया गया वो किया गया एनएसएसओ प्लस सीएसओ। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर के 2019 में एनएसओ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो अब राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा? एनएसओ करेगा। अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो उम्मीद है कि वहाँ पर आपको एनएसओ वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको सामने मिल रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 2 मई 1951 को, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ और एनएसओ के विलय के पश्चात जो नया आयोग बना है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, इसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना
कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हैं, जैसे कि CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। 1956 से लगातार प्रत्येक वर्ष वार्षिक राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का यह प्रकाशन करता है। ठीक, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था 1 जून 2005 को। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की स्थापना कब की गई थी? PC महालनोबिस की संस्तुति पे यानी कि सुझाव पे 1950 में। यह फैक्ट ही याद रखिएगा, PGT में आपसे फैक्ट ही तो पूछता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको मिलान करना है। देखिए, बाजार का नियम किनसे प्रसिद्ध है? JP से प्रदर्शित है। ठीक, किन्स ने किस गुणक, अच्छा चलिए दूसरा, कोहन ने किस गुणक की बात किया? इन्होंने रोजगार गुणक की बात किया। किन्स ने निवेश गुणक की बात किया। तो जितने क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो पूर्ण रोजगार संतुलन की बात करेंगे। अब देख लीजिएगा इसमें ABCD वाला क्या आपका मिलता है, लेकिन ये चारों आपको मैच करने आने चाहिए। अब जो एक महत्वपूर्ण बात आपको पढ़नी है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, वो है गुणक। तो गुणक के बारे में कुछ बातों को समझिए, जैसे कि गुणक की धारणा का विकास सबसे पहले RF कोहन ने किया और इनके गुणक को रोजगार गुणक के नाम से जाना गया। उसके बाद इसमें फिर किन्स का योगदान आता है और किन्स के गुणक को निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है। किन्स ने बताया कि जो गुणक होता है यह उपभोग प्रवृत्ति के दिए हुए होने पर समस्त रोजगार और आय और निवेश के बीच यथार्थ संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब निवेश में कोई भी वृद्धि की जाएगी, मीन्स डेल्टा आई, ये आई हो गया इन्वेस्टमेंट, इसमें वृद्धि यानी परिवर्तन दिखा रहा है डेल्टा। तो इसमें जब भी कोई वृद्धि की जाएगी तो इसके परिणाम स्वरूप जो आय में वृद्धि होगी वो कितने गुना होगी? वो k गुना होगी। यही फार्मूला बन गया K इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। ठीक, आगे फिर इसमें और सुधार होते हैं और इसके नए रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें बताया गया कि गुणक बराबर हो जाएगा 1 अपान MPS। इसका एक और रूप मिलता है आपके सामने 1 अपान 1 माइनस MPC। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग MPS की जगह 1 माइनस MPC लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आपके सामने है K इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस MPC, यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बार बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है, MPC का वैल्यू दे दिया और आपसे गुणक का वैल्यू पूछ लिया। कुछ नहीं करना होता, बस इसका वैल्यू रख करके थोड़ा गुणा भाग कर लीजिए, आपके सामने गुणक का वैल्यू मिल जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछा हुआ है PGT में, तो ऐसे प्रश्न के लिए आप तैयार रहिएगा। उसके बाद फिर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जैसे कि MPS का फार्मूला डेल्टा S अपान डेल्टा वाई, MPC का डेल्टा C अपान डेल्टा वाई। ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी, इनको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। उसके बाद एक और फैक्ट है कि गुणक के मूल्य को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निर्धारित करती है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ही अधिक होगी गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। और ठीक यही प्रक्रिया इसके विपरीत में भी चलेगी। यह एक ऐसा फैक्ट है जहां से आपके PGT में प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और बात है, सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का आकार उतना ही कम होगा, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति में ये अपोजिट चलेगा और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में ये बिल्कुल साथ साथ चलेगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। ओकुन का नियम स्थापित करता है। आर्थर ओकुन का जो नियम है वो क्या स्थापित करता है? तो आर्थर ओकुन ने क्या बताया था? आर्थर ओकुन ने बताया था कि अगर बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक,
तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखेंगे तो बेरोजगारी और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध देखने को मिलेगा। कुछ और बात आर्थर ओकुन ने बताया था कि बेरोजगारी में अगर 1% की वृद्धि देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में अगर 1% की वृद्धि देखने को मिल रही है, तो इसके फलस्वरूप जीडीपी में ये कहीं कहीं आपको 2% मिलता है, कहीं कहीं 2.5% मिलता है और कहीं कहीं 3% मिलता है। अलग अलग डेटा अलग अलग जगह मिल जाते हैं। मतलब इतना समझिए, इन्होंने बोला कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिल रही है तो वो सकल घरेलू उत्पाद में भी क्या देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, वृद्धि नहीं मिलेगी, गिरावट मिलेगी देखने को। बेरोजगारी में 1% की वृद्धि जीडीपी में 2 से 3% की गिरावट सामने दिखाएगी। यह हो जाता है आर्थर ओकुन का नियम। ठीक, अब आगे चलिए। हाँ, यहाँ से आपको सारे फैक्ट, कई सारे फैक्ट आपको मिल सकते हैं। एक प्रभाव होता है पीगू प्रभाव, इसको धन प्रभाव भी कहते हैं, इसी को मूल्य प्रभाव भी कहते हैं। पीगू प्रभाव की स्थापना प्रोफेसर AC पीगू ने 1943 में किन्स के इस तर्क का खंडन करने के लिए किया था कि मजदूरी कीमत अवस्फीति अपने आप पूर्ण रोजगार की स्थिति ला सकती है। पीगू प्रभाव यह बताता है कि मूल्य स्तर में कमी के कारण लोगों की संपत्ति धारिता, जिसमें कि नगद शेष भी शामिल होता है, इसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप फिर क्या होगा, लोग अपने समग्र व्यय में वृद्धि लाएंगे। फलस्वरूप समग्र मांग, विनियोग, रोजगार, इन सभी में वृद्धि देखने को मिलेगी। मूल्य स्तर की कमी के फलस्वरूप संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग, रोजगार, इन सब पर जो पड़ने वाला प्रभाव होगा, इसी को बोलेंगे पीगू प्रभाव या मूल्य प्रभाव। कुछ और बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि पीगू ने मूल्य प्रभाव को वास्तविक शेष प्रभाव कहा था, लेकिन बाद में फिर डॉन पैटिनकिन ने इस प्रभाव को पीगू प्रभाव कहा। यानी कि आज आप लोग या हम जिसको पीगू प्रभाव समझ रहे हैं, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, वास्तविक शेष प्रभाव के नाम से। बाद में आते हैं डॉन पैटिनकिन, इन्होंने इसे क्या बोला, पीगू प्रभाव। और डॉन पैटिनकिन ने जो अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने भी एक प्रभाव का सिद्धांत दिया, उसको उन्होंने बोला वास्तविक शेष प्रभाव। ठीक, यानी इन्होंने किया क्या, जो पीगू ने बोला उसका नाम बदल के बोला नहीं ये पीगू प्रभाव है, और अपना जो सिद्धांत दिया उसको बता दिया वास्तविक शेष प्रभाव। उसके बाद पैटिनकिन का एक आर्टिकल था, प्राइस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इस आर्टिकल में इन्होंने पीगू प्रभाव शब्द के बारे में चर्चा किया था। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तक मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस में पीगू प्रभाव की जगह वास्तविक शेष प्रभाव को अधिमान दिया, मीन्स वरीयता दिया। हैबरर ने अपनी पुस्तक प्रॉस्पेरिटी एंड डिस्पर्शन में वास्तविक शेष प्रभाव के संबंध में भी कई प्रस्तुत किए थे। तो ये फैक्ट हो गए पीगू प्रभाव के बारे में। अभी देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया था गुणक वाला, लगा दीजिए फार्मूला, आंसर आप सभी के सामने होगा 1 माइनस MPC। अब आगे क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा 1 माइनस 0.75, यानी कि 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 0.25। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन, यानी कि 4। इस तरीके का प्रश्न आपसे बहुत बार पूछता है, इसलिए ऐसी गलती कोई मत कीजिएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप इसको जरूर से जरूर सही करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पे आ जाइए। यह प्रश्न कह रहा है कि किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब
1 से क्या होगी, 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी। ठीक, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, निर्वचन होने की स्थिति में इकाई से अधिक हो सकती है। दूसरा क्या कह रहा है कि एमपीसी जो है वो इकाई से अधिक हो सकती है, ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा। तीसरा, कभी भी औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि इससे कभी भी औसत उपभोग से अधिक नहीं हो सकती। तो इसे कैसे लिखेंगे, एमपीसी से कभी अधिक नहीं होगी, यानी जाहिर सी बात है कि एपीसी से हमेशा कम होगी। उसके बाद क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अन्योन्य रूप है, मतलब अन्य भी इसके रूप हो सकते हैं। तो ये 4 बातें हैं, और आपने अगर पढ़ा होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में तो आपको पता होगा कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो सदैव 1 से कम होती है और 0 से अधिक होती है। इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, और यह है आपका ट्रेड साइकिल यानी कि व्यापार चक्र से। इसमें आपसे पूछा हुआ है किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो मैं आपको डायग्राम इसका याद दिला दूं। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको याद आएगा जो कि आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक, अब आप ध्यान देंगे तो ये तो आपका हो गया, मान लीजिए एक बेसिक लेवल यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कह सकते हैं इसको। इससे नीचे अगर आप बात करेंगे तो इससे नीचे तो मंदी में ही कहे जाएंगे, तो इसको तो छोड़िए। यहाँ से देखते हैं, ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, इसके ऊपर या नीचे की हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो स्थिति है यहाँ ऊपर उठने की, इसे कहा जाता है समृद्धि की स्थिति। ठीक, समृद्धि की स्थिति। और ये समृद्धि की स्थिति यहाँ पे हायर लेवल पे पहुँच जाती है। यहाँ पर फिर क्या होता है, इसमें फिर गिरावट आनी शुरू होती है, यानी आप इसमें देखेंगे सुस्ती। ठीक, समृद्धि और उसके बाद फिर क्या होती है, सुस्ती। उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे आ जाती है तो ये चलने लगती है मंदी की तरफ। मंदी को अवसाद भी बोला जाता है। मंदी को क्या बोलेंगे, अवसाद। और यहाँ पर जब पहुँचती है तो ये सबसे अधिक अवसाद में होती है। फिर क्या देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार शुरू होता है। इसको क्या बोला जाता है व्यापार चक्र की भाषा में, पुनरुद्धार। पुनरुद्धार बोला जाता है। ठीक है, पुनरुद्धार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिकवरी। इंग्लिश में रिकवरी। तो अब आप देख सकते हैं, अब अपने विकल्प पे आ जाइए। ठीक है, अपने विकल्प पे आ जाइए। सबसे पहले समृद्धि। समृद्धि इन दोनों में है, यानी या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। समृद्धि के बाद क्या देख रहे हैं, सुस्ती। सुस्ती का एक जो दूसरा अर्थ होता है वह होता है प्रतिसार। ठीक, तीसरी, अच्छा अगर आपका ये शुद्ध, आपको ये प्रतिसार वगैरह नहीं पता है तो आप तीसरी स्थिति इसमें देख सकते हैं, जो आपने देखा मंदी या अवसाद। तो यहाँ पे आपको तीसरी स्थिति मिल रही है, मंदी अथवा अवसाद। और चौथी स्थिति पुनरुद्धार यानी कि रिकवरी वाली। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसके अनुसार सही हो रहा है। तो अगर आपको व्यापार चक्र की अवस्थाओं से रिलेटेड पूछता है तो उम्मीद है कि यह डायग्राम आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, पढ़िएगा इसको। व्यापार चक्र जो होता है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अंग होता है। यह चक्रीय तेजी तथा मंदी के विषय से संबंधित है, यानी उतार चढ़ाव की बात
करता है। इसमें होता क्या है, कुल रोजगार, आय, उत्पादन, कीमत स्तर, इन सभी में एक वेव की तरह, तरंगों की तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रैक्टिकली भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये जो उतार चढ़ाव होते हैं इसी को व्यापार चक्र बोला जाता है। और एक चक्र जो होता है वो मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बटा है। उसमें पहली जो अवस्था होती है वो होती है समृद्धि की अवस्था, मैंने आपको डायग्राम में बताया। उसके बाद समृद्धि के बाद क्या होता है, सुस्ती की अवस्था आती है। सुस्ती की अवस्था के बाद उसमें मंदी देखने को मिलती है और मंदी के बाद फिर उसमें पुनरुत्थान देखने को मिलता है। तो ये 4 अवस्थाएं व्यापार चक्र में देखने को मिलती हैं। व्यापार चक्र से संबंधित ढेर सारे मॉडल हैं, लेकिन आपके पीजीटी के सिलेबस में बहुत कम चीज़ें पढ़नी होती हैं और आपसे बहुत बेसिक प्रश्न पूछता है। देखिए, एक अर्थशास्त्री थे J.R. हिक्स। इन्होंने अपनी पुस्तक अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में गुणक त्वरक परस्पर क्रिया के नियम के आधार पर व्यापार चक्रों की व्याख्या की। एक और सिद्धांत है व्यापार चक्र का जो कि गुणक त्वरक परस्पर क्रिया पर आधारित है, वह है सैमुअल्सन का सिद्धांत, सैमुअल्सन का व्यापार चक्र मॉडल। इनका भी गुणक त्वरक अंतर क्रिया पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार से एक सेंटेंस आपसे बार बार पूछता है, व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना है। व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना, ये कथन किसने कहा? ये कथन हार्ट्रे ने कहा। ये जो डायग्राम है वो यही है जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था। तो अभी सवाल ये है कि आपको पीजीटी में कौन कौन से ट्रेड साइकिल मॉडल पढ़ने होते हैं। एक आपको पढ़ना होता है हार्ट्रे का मॉडल, एक आपको पढ़ना होता है हेयक का मॉडल, एक आपको पढ़ना होता है शुम्पीटर का मॉडल। ठीक है, उसी प्रकार से एक आपको पढ़ना होता है हिक्स का मॉडल, और सैमुअल्सन वाला तो नहीं ही पूछता है। तो आपको कुल मिला के ये 4 मॉडल देखने होते हैं। इसमें आपसे पूछता क्या है, इसमें आपसे पूछता है कौन सा मॉडल किस नियम कानून पे आधारित है। ठीक, जैसे कि हेयक का मॉडल हो गया, अतिनिवेश सिद्धांत पे आधारित हो गया। शुम्पीटर का आपका नवप्रवर्तन पे आधारित हो गया। हिक्स का गुणक त्वरक अंतर क्रिया पे आधारित हो गया। हार्ट्रे ने व्यापार चक्र को एक शुद्ध मौद्रिक घटना बताया। तो इस तरह से फैक्ट आप याद रखिएगा व्यापार चक्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत जो है ये हेयक ने दिया। इन्होंने अपने मॉडल में व्यापार चक्र का जो प्रमुख कारण बताया वो अधिक निवेश को बताया, यानी कि ज़्यादा निवेश होने से व्यापार चक्र की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ेंगे। निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतरक्रिया व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है? हार्ट्रे का, ये इन्होंने व्यापार चक्र को एक शुद्ध मौद्रिक घटना बोला, यानी इनका सिद्धांत मौद्रिक बातों पे या मौद्रिक नियमों पे आधारित है। हेयक का अतिनिवेश पे हो गया। किन्स का तो साइड में ही रखिए। मुख्य रूप से ये जो गुणक त्वरक अंतरक्रिया पर आधारित है यह है हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तब भी आप कर ले जाएंगे। अब जो एक आपको पढ़ना होता है शुम्पीटर का व्यापार चक्र मॉडल, जो कि आधारित होता है नवप्रवर्तन पे। आप शुम्पीटर का जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे उनका ग्रोथ मॉडल पढ़ें, चाहे जो पढ़ें, चाहे उनका लाभ सिद्धांत पढ़ें, चाहे उनका व्यापार मॉडल पढ़ें, चाहे उनका ग्रोथ मॉडल पढ़ें, हर जगह उन्होंने नवप्रवर्तन की बात किया है। तो व्यापार चक्र के मॉडल में भी इन्होंने नवप्रवर्तन की बात किया और बताया कि अर्थव्यवस्था के ढांचे में जो नवप्रवर्तन होते हैं वही आर्थिक उतार चढ़ाव के स्रोत होते हैं, यानी कि इसी के कारण व्यापार चक्र देखने को मिलता है। व्यापार चक्र किसी पूंजीवादी समाज में आर्थिक विकास का परिणाम होता है। ये बात किसने कहा? शुम्पीटर ने कहा। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ और बातें बोला, जैसे कि आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, रोजगार आदि में प्रयुक्त होने वाले चक्रीय उच्चावचनों को व्यापार चक्र कहते हैं शुम्पीटर के अनुसार। हार्ट्रे हेयक का जो व्यापार चक्र मॉडल है ये मौद्रिक सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। मौद्रिक सिद्धांत हार्ट्रे का भी है, हेयक का भी है, लेकिन हेयक ने अपने मॉडल में अतिनिवेश को महत्व दिया था। ठीक,
ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद सैमुअलसन का और हिग्स का, इन दोनों का व्यापार चक्र मॉडल जो है वो गुणक त्वरक सिद्धांत पे आधारित है। तो ये व्यापार चक्र से रिलेटेड बातें आपके सामने हो गई। अब अगला जो सवाल है, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या हो जाता है। जब आप किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम पढ़ेंगे तो किन्स ने बताया था कि जो व्यक्ति की आय होती है इसमें जब परिवर्तन होता है, यानी मान लीजिए व्यक्ति की आय जब बढ़ती है तो ये पूरा का पूरा उपभोग पर न खर्च हो करके कुछ सेविंग में भी खर्च होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई राशि का अनुपात जो है वो कम होता जाता है। कुछ ये किधर शिफ्ट होगा, कुछ ये सेविंग की तरफ शिफ्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में आईएस वक्र क्या व्यक्त करता है। आईएसएलएम मॉडल आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। जो आईएस वक्र होता है ये बताएगा वास्तविक संतुलन के बारे में, एलएम क्या बताएगा, मौद्रिक संतुलन के बारे में। उसके बाद ड्यूजनबरी की यह राय थी कि अल्प विकसित देशों में निम्नलिखित में से किस कारण से उनके भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका सही जवाब है प्रदर्शन प्रभाव। जब आप इनका थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी उपभोग परिकल्पना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी व्यक्ति का जो उपभोग होता है वह न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आय कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, बल्कि इस पे भी निर्भर करता है कि व्यक्ति के आसपास या पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो हैं, अन्य व्यक्ति जो हैं, उनके उपभोग का पैटर्न क्या है या उनके उपभोग का स्तर क्या है। ये प्रदर्शन प्रभाव आपका हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नहीं है, यह तो फैक्ट है। यहाँ से भी आपसे बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी एजम्पशंस यानी कि मान्यताओं को देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछता है। तो इनके सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, पहली, एक तो इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता को लिया था। दूसरा, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति लागू है। तीसरा, पूर्ण रोजगार। चौथा, श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। पांचवा, श्रम समरूप है। ठीक, श्रम कैसा है, समरूप है। छठा, अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन उपभोग और निवेश खर्चों में विभाजित है। मुद्रा की मात्रा दी हुई है। मजदूरी और कीमतें लोचशील हैं। मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा और समानुपातिक संबंध देखने को मिलता है। पूंजी, स्टॉक और प्रौद्योगिकी ज्ञान दिया हुआ है। ये 10 मान्यताएं आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का देख लीजिए और याद कर लीजिए, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछता है। अब एक प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया। इसमें एक ऑप्शन है किन्स, दूसरा है माल्थस, तीसरा है ड्यूजनबरी और इसमें चौथा जो ऑप्शन है वह है फ्रीडमैन। ठीक, सवाल क्या है, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के अर्थ स्तर के निर्धारण में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया। काफ़ी लोग इस प्रश्न में सही उत्तर लगाते हैं किन्स, जबकि मैं आपको बता दूं किन्स का प्रभावी मांग में योगदान है, लेकिन उससे पहले है टी.आर. माल्थस का। तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछता है तो इसका जो सही जवाब होगा वो माल्थस वाला होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है त्वरक माप करता है। आपको यहाँ पे बताना है त्वरक माप करता है।
अगर आप ध्यान देंगे तो जो त्वरक का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, त्वरक ये बताता है उपभोग पर विनियोग में प्रभाव, यानी अगर उपभोग में परिवर्तन हो रहा है तो इसके परिणामस्वरूप विनियोग में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो त्वरक क्या माप करता है? उपभोग के विनियोग पर प्रभाव की माप करता है। इसका सही जवाब ए हो गया। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लीजिए। त्वरक का मूल विचार का प्रतिपादन फ्रांस के अर्थशास्त्री अफ्टालियन द्वारा 1913 में किया गया। बाद में इस धारणा को विकसित किया जेबी क्लार्क ने। ठीक है, इसे व्युत्पन्न मांग त्वरण सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये जो त्वरक है यह उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को दर्शाता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, ये आपका त्वरक हो गया, यानी कि त्वरक गुणांक हो गया। तो त्वरक भी आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? जब आप फार्मूला देखेंगे तो वहाँ पे आपने देखा गुणक जो है वो MPS से भी रिलेटेड है और MPC से भी रिलेटेड है। तो इसके अनुसार इसका सही जवाब हो गया ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, गुणक का आकार इन दोनों पर निर्भर कर सकेगा। नेक्स्ट है, किन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत कुशलता प्रत्याशित है। देखिए, जब आपने पूंजी की सीमांत कुशलता या पूंजी की सीमांत दक्षता को पढ़ा होगा तो एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है वास्तविक निवेश पर प्रतिफल की दर। पूंजी की सीमांत दक्षता क्या बताता है? वास्तविक निवेश पर प्रतिफल की दर को बताता है। तो इसका सही जवाब हो गया डी वाला ऑप्शन। फिर आगे बढ़ेंगे। वैन डेवेगन इफेक्ट या अनुरूपता प्रभाव किसमें पाया जाता है? वैन डेवेगन इफेक्ट या अनुरूपता प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाएगा सापेक्षिक आय परिकल्पना में। जितने तरीके के ये प्रभाव भाव पाए जाएंगे वो सब इसी में पाए जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि MPC और MPS को जोड़ दें तो 1 के बराबर देखने को मिलता है। तो इसमें सही कथन क्या हुआ? MPC और MP का योग 1 के बराबर होता है। मैन एंड इकोनॉमिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैन एंड इकोनॉमिक्स इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट मुंडेल। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था उस आय के स्तर और ब्याज दर पे होगी जिस पर समग्र मांग पूर्ति बराबर होगी तथा तरलता की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होगी। यह विचार किसने दिया? यह विचार किस? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है JR हिक्स और हेंसन, यानी शॉर्ट में देखेंगे तो हिक्स और हेंसन। हिक्स और हेंसन ने जो अपना सिद्धांत दिया था ISLM मॉडल, उसमें इन्होंने इस पूरी चर्चा की बात की थी। यानी ये जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसकी चर्चा हिक्स और हेंसन ने अपने ISLM मॉडल में किया था। तो ये भी प्रश्न आप जो है याद रखेंगे। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट होते हैं। बाकी अगर टाइम मिलता है तो किसी एक और वीडियो में या उस दिन लाइव आकर के आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के और भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करा दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या यहाँ से पूछ सकते हैं। वैसे तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही इम्पॉर्टेंट है, या आप यूँ कहें कि पूरी इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना दिखी, वो पॉइंट मैंने आपसे चर्चा किया। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी बात हो तो इस वीडियो को कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो कि इस बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से PGT एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो
को अगर आप पहली बार देख रहे हों और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है।